वक्ताओं की ताकत भाषा, लेखक की अभिमानी भाषा, सबसे ऊपर है हमारी प्रिय हिंदी भाषा। नमस्कार, दूरदर्शन त्रिपुरा द्वारा आयोजित हिंदी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार पर। इस चर्चा में मार्गदर्शन देने वाले हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है श्री राकेश कुमार पांडे, पीजीटी हिंदी, KVONGC त्रिपुरा। हम जानते हैं कि साहित्य समाज के दर्पण है और हिंदी साहित्य आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल को लेकर समेटे हुए हैं। तो आज हम कार्यक्रम की शुरुआत में पहले हिंदी साहित्य के ओर दृष्टि आकर्षित करते हुए पहला सवाल सर से ये पूछना चाहते हैं कि हिंदी साहित्य के विकास में प्रेमचंद का क्या योगदान है? अच्छा, तो मैं पहले तो नमस्कार। प्रेमचंद की आप बात कर रही हैं तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है कि ये प्रेमचंद एक नाम नहीं बल्कि एक युग है। उपन्यास सम्राट कहा के जिन्हें हम उपन्यास सम्राट के नाम से जानते हैं जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने निचले स्तर के, निम्न वर्ग, दलित वर्ग, शोषित वर्ग से उठ करके, यहाँ से नीचे से उठा करके ऊपर इन्होंने समाज में जो हो रहा था उसे यथार्थ रूप में देने का प्रयास किया। इतना ही नहीं बल्कि यथार्थ को यथार्थ रखते हुए आदर्श की ओर ले गया, जिससे कि हम उससे कुछ सीख सके, उसमें कुछ सुधार कर सके। यही तो आदर्श और यथार्थ का संयोग है जी। यदि हम यथार्थ भी कहते तो भी ठीक नहीं है। यही मुंशी प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में, कहानियों में, यहाँ तक कि उनमें नारी शक्ति का भी इतना वर्णन किया। जैसे कि निर्मला एक उपन्यास है जो कि बहुत विख्यात है। जी जी, निर्मला उपन्यास के अंतर्गत आप देखेंगे तो उसमें बाल विवाह का बहुत पुरजोर प्रदर्शन किया गया है और उसको दिखाया गया। समाज में ऐसा हो रहा था, तत्कालीन घटनाएं हो रही थी ऐसा, जबकि मतलब उन्होंने आदर्श की तरफ मोड़ा। लेकिन आज हम देखें तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि उन्हीं के साहित्य की देन है कि आज हम मतलब एक अच्छे राह की ओर निकल रहे हैं जी। और आपको बताएं कि प्रेमचंद का नाम लेते ही एक ऐसे व्यक्ति का नाम आ जाता है जो कि एक तरह से देखा जाए कि अंग्रेजों के काल में रहते हुए उन्होंने एकदम जमीन स्तर की बातों को उन्होंने उठाया। और कलम की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है जी, जो समाज को भी दर्शाते हैं अपने लेखन के माध्यम से। लेखन के उसमें खून खराबा नहीं होता है नहीं। लेकिन वो इतना विस्फोटक होता है कि समाज को आगे ले जाने में बहुत बड़ा उनका योगदान होता है। और यदि हम और थोड़ा सा चले, एक आपने उनकी कहानी पढ़ी होगी पूस की रात। पूस की रात जी। एकदम इतनी भावनाओं में मतलब कूट कूट कर थोड़ा उसका अगर आप कुछ बोलेंगे उसके एक पार्ट। जी जी, उसमें पूस की रात में होता क्या है कि हल्कू एक सामान्य किसान होता है जी। लेकिन उसमें जमींदारी प्रथा थी और जमींदारी प्रथा होने के नाते जिस सेठ साहूकार जितने होते पैसा उन्हीं के पास हुआ करता था। और आप देखिए कि कर्ज से दबा हुआ था, लेकिन फसल किसान, चूंकि किसान के प्रवृत्ति को दिखाया गया वहाँ पे कि गरीबी में रहते हुए उसने अपने फसल को, जब फसल देखने के लिए जाता है तो पूस की रात इतनी ठंडक होती है कि अंत में उसका जो झबरा कुत्ता होता है, कुत्ता भी उनके आकर के पास में बैठ जाता है ठंड के मारे। लेकिन अंत में जो पत्तियों का ढेर होता है जलाने के बाद में उसको इतनी अच्छी नींद आती है कि सो जाता है हल्कू। अंत में पूरी फसल जल करके राख हो जाती है। तो एक कहने का तात्पर्य कि गरीबी एक ऐसा हम कहें कि स्तर है जिसमें कि व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन वही चीज उन्होंने यथार्थ रूप में दिखाया। अब जैसे ही कफन में वो आए, कफन में विडंबना, आपने इस पर पढ़ा होगा। ये जो है कि एक विडंबनात्मक कहानी है कि वो कफन के पैसे, प्रसव वेदना को लेकर जी, कि नारी की समस्या है, वह नारी की समस्या को भी दिखाया गया है, लेकिन पुरुष प्रधान होने के नाते थोड़ा सा वहाँ हम कहें कि भेद दिखाई देता है। और एक विडंबना है कि कफन के भी पैसों इस अवस्था में भी वो लोग आलू उबालने में मस्त थे। जी जी, आलू उबालने में मस्त हैं और कफन के जो पैसे मिलते हैं उसको भी वह मतलब खुद के लिए बस पेट भरने के लिए ऐसा वो करते हैं।
पर घर पे स्त्री मरी हुई थी, फिर भी उसको उस पर ध्यान उनका नहीं जाता जी, है, जी। अपनी तरफ बार बार ध्यान जाता है। और किस कहानी का पे आप मार्गदर्शन करना चाहेंगे? बिल्कुल, जैसे ईदगाह है आप कहानी, ईदगाह, जी। ईदगाह तो एकदम मतलब दिल को छू जाने वाली कहानी। एक नमक के दारोगा नमक का दरोगा, आप देख रहे हैं कि धर्म और धन दोनों पर लड़ाई होती है। जी। अंत में उन्होंने यथार्थ तो दिखाया, सच्चाई यही है कि चारों तरफ घूसखोरी, रिश्वतखोरी और बड़े लोगों का बोलबाला होता है, लेकिन वो अपने धर्म, उनका जो धर्म था, धर्म अंत में विजय, नीति पर, उनके नीति पर, नैतिक मूल्यों का वहाँ उभार दिखाया गया है और धर्म का विजय दिखाया गया है धन के ऊपर। और अलोपीदीन अंत में आकर के उनको खुद मैनेजर अपना नियुक्त करता है और अंत में कहता है कि जब ये कहते हैं प्रेमचंद मतलब बंसीधर, उसमें जो मुख्य बंसीधर पात्र होता है, तो कहता है कि नहीं, हम तो बिल्कुल इसके योग्य हैं ही नहीं। तो उन्होंने कहते हैं नहीं, मुझे वह अयोग्य व्यक्ति की ही जरूरत है और मुझसे आपसे मेरी गुजारिश है कि जो नदी के किनारे वाला आप बेमुरवत अख्तियार अपनाया था, वही आप अपनाए रहें, बस आपसे यही निवेदन है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब कौन से इशू को लेके प्रेमचंद ने उस तत्कालीन समय में लिखा था? बिल्कुल, तत्कालीन समाज में जो भ्रष्टाचार था, लोग बड़े बड़े जो लोग थे, रईस लोग थे, और इस तरह से कहेंगे कि जो नेता लोग हुआ करते थे इस तरीके से, जो कि अपना केवल स्वार्थ चाहते थे, देश हित की बात नहीं करते थे, तो उस पर उन्होंने आरोपण किया हुआ है कि नहीं, यदि हम अडिग रहेंगे, सत्य रहेंगे, तो निश्चित रूप से एक दिन हमें सफलता मिलेगी और सच्चाई ही एक दिन सामने आती है और सत्य की विजय होती है। उन्होंने लगभग कितने सालों तक लिखा? अच्छा, आप देखिए कि वे मात्र 13 वर्ष की अवस्था से लिखना शुरू कर दिए थे। मात्र 13 वर्ष की अवस्था से उन्होंने लिखना शुरू किया। पहले नवाब राय के नाम से लिखते थे। मुंशी प्रेमचंद पहले नवाब राय के नाम से लिखते थे। अच्छा, इसके ऊपर उनका असली नाम तो कुछ और है, धनपत राय, मूल रूप से धनपत राय श्रीवास्तव। और फिर दया नारायण निगम ने उनको प्रेमचंद का नाम दिया। और फिर चूंकि उनका एक कहानी संग्रह था सोजे वतन। अच्छा। और सोजे वतन चूंकि देश को उठाने का, चूंकि उस समय हमारा देश क्या था, गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ था जी। तो उन्होंने यह दिखाने का प्रयास किया, उसमें जैसे बातों को लिखा, लेकिन सरकार उस तत्कालीन अंग्रेजों को लगा कि नहीं, ये हमारी क्या है, बुराई या जड़ खोदने वाला है, तो उन पर सेडिशन का आरोप लगा के देशद्रोह का मुकदमा करके उस कहानी संग्रह को ही जब्त कर लिया गया। अच्छा। फिर उन्होंने प्रकाशित नहीं हुआ, वो प्रकाशित हुआ बाद में उन्होंने जब्त किया था सोजे वतन को, क्योंकि 1913 में ये आई थी। अच्छा, है ना, कहानी संग्रह। तो इस तरीके से देखा जाए, फिर उसके बाद में उन्होंने जब प्रेमचंद के नाम से उन्होंने लिखना, वो तो लास्ट उनका 36 तक लिखते रहे, मतलब 1913 से 1913 से 1893 से लेकर के 1936 तक उन्होंने लगातार लेखन का कार्य किया। और उनका अंतिम उपन्यास आता है जिसका नाम है मंगलसूत्र। वो अपूर्ण है, वो अपूर्ण रहा। कहा जाता है कि उनके बेटा ने पूरा किया, लेकिन मतलब उपलब्धता नहीं है, इसलिए हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। और उनकी आखिरी कहानी भी थी कफन, जिस पर हम लोगों ने चर्चा की। ठीक है सर, हम ये जानते हैं कि हिंदी भाषा जो है सिर्फ ये भाषा नहीं, एक संस्कृति है, तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, आपने ही पहले कहा था साहित्य समाज का दर्पण जी। तो हिंदी केवल भाषा नहीं है, भाषा का मतलब भावनाओं का आदान प्रदान। कोई भाषा हो, भाषा कोई भी हो सकती है, हम अपने भावनाओं को आदान प्रदान करते हैं, एक माध्यम है। एक माध्यम, भाषा एक माध्यम है। लेकिन संस्कृति को कौन ले जाएगा, संवाहक कौन होगा? भाषा ही होगी। निश्चित रूप से भाषा के द्वारा ही संस्कृति को हम आगे बढ़ाएंगे जी। तो जैसे पुरानी कहानियों में सुना जाता है, पौराणिक, यहाँ तक कि जैसे महाभारत की बात करें, महाभारत की बात करें या उससे पूर्व की जब बात करें, तो गुरुकुल प्रणाली हुआ करती थी। आज तमाम हॉस्टल बन गए हैं या खुले तौर पे स्कूल कॉलेज सब बने हुए हैं, लेकिन पहले गुरुकुल प्रणाली हुआ करती थी जी। और उस गुरुकुल प्रणाली
में अब हमको आज कैसे पता है? भाषा के माध्यम से। जी। तो संस्कृति थी। अब गुरु के प्रति शिष्य क्या क्या कर्तव्य होता था, ये कैसे पता चला? भाषा के माध्यम से। माध्यम से। शिष्य क्या करते थे अपने गुरुओं के लिए, किससे पता चला? भाषा से। उस काल में क्या होता था, क्या नहीं होता था, किस तरह से जीवन यापन होता था, क्या उस समय के रीति रिवाज थे, किससे पता चला? भाषा से। तो हम कह सकते हैं कि भाषा केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि संस्कृति का वाहक है, क्योंकि जब तक भाषा नहीं होगी तब तक हम संस्कृति को आगे नहीं बढ़ा सकते। पीढ़ी दर पीढ़ी, जिसे हम कह सकते हैं कि जिस तरह से सृष्टि में स्थान होता है कि भगवान ने ऐसा कहा कि, या इस तरह हम कह सकते हैं कि सृष्टि के संचालन में एक पुरुष मातृशक्ति, पुरुष शक्ति का होना जरूरी है जी। तभी तो संवाहक रूप में सृष्टि का संवाहक कौन हुआ? यही मातृशक्ति, पुरुष शक्ति। चाहे वो किसी भी क्षेत्र की बात हो, चाहे छोटा प्राणी हो, बड़ा प्राणी हो या मानव। तो इसी तरह से भाषा संवाहक का काम करती है संस्कृति का, और इसलिए हम खान पान, रहन सहन, उसकी कलाकृतियों पीढ़ी दर पीढ़ी हम इसको देख सकते हैं, लेके चले जाते हैं। अच्छा सर, हम साहित्य से उठ के अब हिंदी की राजभाषा की ओर आते हैं। हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार में पूर्वोत्तर में क्या स्थिति है इसका? बिल्कुल, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं पूर्वोत्तर में जब आया पहली बार जब मैं आया तो केंद्रीय विद्यालय संगठन में जब ज्वाइन किया था यहाँ पे जी। तो मैं 30 जून 2018 को आया। 18 को। तो मैं जब ही एयरपोर्ट पे उतरा तो एक ऑटो वाले से बात किया, तो मैंने पूछा उससे कि दादा मुझे चलना है, नहीं भैया, मैंने दादा नहीं कहा, मैंने कहा भैया मुझे चलना है केंद्रीय विद्यालय ओ कुंजवन जी। तो उसने मतलब कुछ उसे लगा जैसे, चूंकि एयरपोर्ट में चूंकि है तो उसे पता था या नहीं मुझे नहीं पता था, लेकिन उसने मेरी बात को समझ गया। अच्छा। तो मुझे बड़ा सुकून महसूस हुआ, अरे वाह हिंदी को कोई समझ रहा है, क्योंकि मैं नॉर्थ बेल्ट से आया हुआ था। तो मैंने कहा दादा आप, तो कह रहा दादा, वो चूंकि दादा बोला तो मैंने भी उसे दादा बोला। तो फिर सोचने लगा, मैंने कहा आप हिंदी, उसका नाम था अर्जुन, उसका नाम मुझे याद है बड़े बखूबी, पहली बार आया था मैं एयरपोर्ट में, पहली बार आया था। तो उसने कहा कि दादा चलिए मैं आपको छोड़ दूंगा। मैंने कहा ठीक है, आप पहले बताओ हिंदी समझते हैं क्या? हाँ दादा हम लोग हिंदी समझते हैं, बोलते भी, हाँ दादा बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। हम आपके घर में, ये मेरी उससे बात हो रही थी। तो उसने कहा हाँ बिल्कुल। सच में जब मैं आया तो फिर दुकानों पे गया, जहाँ भी गया तो लोग हिंदी में, मैं बोलता था तो हिंदी में उत्तर देते थे जी। तो मुझे बड़ा सुकून हुआ कि हाँ बिल्कुल पूर्वोत्तर में स्थिति तो अच्छी है, जबकि यहाँ के लोग बताते थे कि नहीं तो हिंदी तर राज्य है, हिंदी भाई राज्य अलग है, है, हाँ बहुत अलग है, हिंदी से अलग है, बहुत है। लेकिन मुझे आभास हुआ कि यहाँ के लोग जो है हिंदी के प्रति ज़्यादा उनका रुझान है। अच्छा। मैंने जो पाया, लगभग आप समझिए कि 7 साल हो गया, लेकिन मैंने देखा कि हिंदी के प्रति ज़्यादा लोगों का रुझान है। हर बात को समझना, मतलब गाँव, यहाँ तक कि गाँव के लोग भी अपनी भाषाओं में हिंदी का प्रयोग करना करते हैं, बहुत चाहते हैं जी। हम एक बार ऐसे बोल रहे थे गांव में, मैं एक घटना बता रहा हूँ, छोटी सी घटना। मैं गांव में गया हुआ था तो एक बुढ़िया दादी माँ थी, तो मैंने कहा कि नमस्कार केमन आছেন, तो उनका लड़का चूंकि बताया था उनको कि नहीं ये हिंदी के टीचर हैं, अरे नमस्कार आप कैसे हैं? ठीक है मैं ठीक हूँ, अच्छी हूँ। तो मैंने कहा आप हिंदी जानती हैं क्या? उन्होंने तो कही हाँ मैं हिंदी बोल सकती हूँ। तो मुझे लगा कि नहीं, हिंदी का प्रचलन वास्तव में धीरे धीरे काफ़ी बढ़ा है। तो स्थिति की बात उस समय, और यदि मैं कहूँ कि इसको और आगे आपने 7 साल इधर रहा, तो उस 2018 से लेके 2024 का ही मैं बात करती हूँ, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, कितना आगे आया हिंदी? मैं यदि जहाँ तक बात करूँ हिंदी के आगे आने की बात जी, क्योंकि उसी समय मैंने देखा कि लोगों के अंदर जागरूकता है, तो काफ़ी, मतलब जितना मैं सोच नहीं सकता था उससे कहीं आगे लोगों का हिंदी के प्रति रुझान है।
क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपस में भी जब बात करते हैं कई भाषा उपभाषाओं के लोग हिंदी में ही संपर्क भाषा हिंदी ही यूज करते हैं वो लोग। बिल्कुल जी बिल्कुल, हम कहेंगे कि संपर्क के रूप में चूंकि हम कह सकते हैं राष्ट्रभाषा, जी हम कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमने देखा कि संपर्क करने का जो माध्यम है वो हिंदी है, तो इसीलिए हम हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में देख सकते हैं, राष्ट्रभाषा के भी रूप में कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर ये जागरूकता है और लोग, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी में बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मतलब सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हिंदी भाषा जो है उसका सृष्टि के बारे में आप अगर कुछ बोलेंगे तो, उद्भव के बारे में। अच्छा, देखिए हिंदी का मतलब होता है हीन भावनाओं को समाप्त करने वाली भाषा है, हिंदी कहलाती है हिंदी। जी मतलब अब आप समझिए कि कोई ऐसी भाषा नहीं है जिस भाषा की बुराई नहीं है, बट मतलब बात मैं करूं कि एक शब्द ले लीजिए कोई, जैसे कि मान लीजिए जल शब्द ले लीजिए, जी है ना। जल शब्द के कई अर्थ हैं, पानी है ना। जल शब्द का मतलब जलना भी होगा। अच्छा जलना भी हो, मैं जल गया या वो चीज जल गई। तो अब देखिए, मैं यदि अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है, मैंने कहा ना कि उद्भव के बारे में लेकर के आपने कहा, तो इसकी परिभाषा है कि हीन भावनाओं का, लेकिन हम उद्भव की बात यदि जब करेंगे कि नहीं कैसे हुए, तो हमारे जो प्रांत में सिंध प्रदेश, जो सिंधु नदी है ना, तो उससे सिंध, हिंद, हिंद से हिंदी बना, ऐसे धीरे धीरे उसका विस्तार हो। उद्भव के बारे में क्योंकि आर्य जब आए तो इस तरीके का व्यवहार शुरू हुआ और हिंदी, हम जैसे कि जानते हैं उन कुछ ऐसे परिभाषिक शब्दावली उर्दू से भी लिया गया है, संस्कृत से भी आए हैं हिंदी में, तो इस सब के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, ये हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसके अंदर लचीलापन है, लचीलापन है। मतलब किसी भी एक स्विच कोड होता है, एक स्विच ऑफ होता है, दो बातें होती हैं। तो जब हम बोलते समय, जैसे स्विच कोड क्या होता है कि जैसे हम बोल रहे हैं कि मुझे एक गिलास वाटर दो, सपोज, तो ये स्विच कोड हुआ। और हम यदि इंग्लिश में बोल के हिंदी में बोले या बांग्ला में बोल के हिंदी में बोले तो वो मतलब अलग हो गया, वाक्य जब अलग हो जाएंगे तो स्विच हो जाएगा। लेकिन आपका प्रश्न है, अभी आपने प्रश्न किया कि जरा सा एक बार प्रश्न दोहराइए। मैंने आपसे ये जानना चाहा कि बहुत सारे परिभाषिक शब्दावली उर्दू से उठ के हिंदी में आए, हाँ, संस्कृत से लेके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा लचीलापन, इसके अंदर लचीलापन, क्यों लचीलापन रखा गया? क्योंकि भारतीय जो संस्कृति है उसमें विनम्रता होना बड़ा जरूरी है, विविधता होना जरूरी है। विविधता नहीं, विनम्रता होना। अच्छा, भारतीय संस्कृति में, भारतीय संस्कृति भाषाओं में भी, वहां भी विनम्रता होना। तो हमारी हिंदी को कह लेंगे कि ये विनम्र है और किसी भी भाषा को अपना लेती है और अपने धारा में, जैसे कहें कि गंगा नदी है और तमाम छोटी छोटी नदियां आई, जैसे उनका जल लिया आगे बढ़ गई, एक प्रवाह है ना। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि वो चीजें हिंदी के भी अंतर्गत है। इसी तरह क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हिंदी के शब्द चूंकि टेक्निकल जो तकनीकी शब्द हैं इतने हिंदी में कठिन जटिल हो जाते हैं कि उसको उपलब्ध करा पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए कहा गया है कि नहीं, आप कोई भाषा हो उसको जहाँ तक संभव है अपनाइए और आगे निकल जाइए, यही इसका मतलब ध्येय भी है। और एक तरह से कहेंगे कि इसकी विनम्रता के कारण ही यह आगे बढ़ रही है। सर मैं आपसे फिर हिंदी साहित्य के और लेके जाना चाहूँगी, जैसे कि महादेवी वर्मा है, उषा प्रियमवदा है, मन्नू भंडारी है, ऐसे कई जो स्त्री लेखिका हैं, उनका योगदान कितना है हिंदी साहित्य में? बिल्कुल, मैं जरा सा इससे पहले ले चलता हूँ। जी बिल्कुल। अब देखिए कि अपोलो घोषा का आप नाम सुना होगा, बहुत पहले, मतलब पहले की विदुषी रही हैं। अच्छा, संस्कृत साहित्य में इन लोगों का नाम आता है, वेदों में, पुराणों में, इस तरीके का। हम यदि उस काल को थोड़ा सा आगे बढ़े, भक्ति काल की ओर आए, तो भक्ति काल में मीरा का नाम आपने सुना, मीरा का नाम। और मीरा ने चूंकि राजस्थान
के प्रांतीय मतलब क्षेत्रीय भाषाओं का उन्होंने थोड़ा सा मतलब लिया, ब्रज भाषा जिसे कह सकते हैं। उनकी एक रचना मुझे याद आ रही है, पायो जी मैं तो राम रतन। राम रतन धन पायो। बड़ी मतलब हमको लगता है कि यह मधुरता कोई भी सुनने के बाद में कोई व्यक्ति सुनता है तो वो एकदम भाव विभोर हो जाता है। तो जैसे मीराबाई ने अपनाया और साहित्य में जो चीजें उन आप बीती थी उनको रखा, और भक्ति उनके चूंकि उनके इष्ट थे कृष्ण को उन्होंने सर्वस्व माना। फिर जैसे कृष्ण से रिलेटेड तो हम एक राधा और एक मीरा यही सुनते हैं, राधा और मीरा सुनते हैं, है ना। उसके बाद में आधुनिक काल में, जब भक्ति काल के बाद जब आधुनिक काल में हम आते हैं, तो चूंकि बीच में रीत काल रहा, रीत काल, तो रीत काल में नारी चूंकि पुरुष प्रधान होने के नाते नारियों का प्राबल्य कम रहा जी, है ना। चूंकि वासनात्मक लिखी जाती थी रचनाएं, वासना से युक्त रचनाएं लिखी जाती थी। वही रचना जब छायावाद में आई तो द्विअर्थक होने लगे। एक समझने वाला समझ ले कुछ और, लेकिन उसका भाव कुछ और हुआ करता था। तो अब हम रीतिकाल में चूंकि महिलाओं का बहुत बड़ा रोल नहीं रहा, क्योंकि पुरुष प्रधान उस पितृसत्तात्मक उस समय सत्ता थी। उसके बाद जैसे आधुनिक काल में जब हम आए तो छायावाद की स्तंभ कही जाती हैं महादेवी वर्मा, जिनका आपने नाम लिया। तो महादेवी वर्मा जैसे मैं नीर भरी दुख की बदली, उमड़ी कल थी आज मीट चली, अपनी व्यथा को उन्होंने लिखा जी। उनकी अपनी व्यथा नहीं थी बल्कि समाज की व्यथा थी। नाखून क्यों बढ़ता है, नाखून हजारी प्रसाद द्विवेदी का मतलब कहानी है, तो लेख है, छोटा सा लेख है। और इस तरह तमाम मतलब आए। अब जैसे आप देखें कि उसके बाद में महादेवी वर्मा छायावाद के स्तंभ रहे, उन्होंने छायावाद के ऊपर लेके, जैसे उनकी एक भक्ति रचना है जी, भक्ति रचना है महादेवी वर्मा की। आपसे बताऊं कि भक्तिन का चित्रण जिस तरह से शब्द चित्र के माध्यम से उन्होंने किया है, वास्तव में एक नारी पीड़ा, नारी पीड़ा को उन्होंने लोगों के सामने रखा। और एक चीज और बता दें, अब नारी पीड़ा रखने का तात्पर्य क्या है, अर्थात नारी का हिंदी में कितना बड़ा योगदान है। हाँ। क्यों जी, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। तो उन्होंने जो बात रखी, अपनी बातों को रखी घर से निकल करके, जैसे कृष्णा सोबती का हुआ हम हसमत, उनका एक शब्द चित्र है। अब एक मियां नसरुद्दीन उनकी एक रचना है जो कि ये भी एक शब्द चित्र है, जिंदगी नामा, मतलब सिक्का बदल गया, इनकी रचनाएं कृष्णा सोबती की। मन्नू भंडारी का आपने नाम सुना होगा। हाँ। मन्नू भंडारी के बहुत से ऐसे मतलब कम समय में मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव स्त्री विमर्श पर बहुत अच्छा कार्य करने वाले जो राजेंद्र यादव थे शुरुआती दौर में। और उन्होंने चूंकि इनके मन्नू भंडारी के वो पति थे, है ना, मन्नू भंडारी के पति, तो एक तरह से हम कहें कि इन्होंने भी बहुत बढ़ा, मतलब क्या किया कि नारी को आगे बढ़ाने का, नारी के बढ़ाने का तात्पर्य है कि जो घटनाएं घट रही हैं, नारियों के ऊपर अत्याचार हो रहा, उस बात को उन्होंने रखा। और इसी बात को लेकर के जितनी नारी मतलब शक्तियां आई, इस लेखिका हुई, कवित्री हुई, सबने अपनी अपनी बात को रखा। और आज आप देखिए कि हिंदी साहित्य में लेखिका ज्यादा, लेखक कम हो रहे हैं। बहुत सारे स्त्री लेखिका आगे आए हैं, आगे जी। अभी तो हाल ही में आप देखिए ना, एक सूर्यबाला जी का आपने नाम सुना होगा। अभी उनको 34th मतलब 34वां व्यास सम्मान मिला। अच्छा, कौन देश के वासी, वो भी हिंदी साहित्यिक है। हाँ, हिंदी से, ये बनारस की ही रहने वाली है। इनका जन्म जो है कि 1943 में हुआ था। लेकिन आज उनकी अस्मिता, नारी की अस्मिता, नारी का चिंतन, स्त्री विमर्श को उन्होंने आगे बढ़ाया। और यह जो एक तरह से कहें उपन्यास है, बड़ा ही समाज में मतलब लोगों को आकर्षित भी कर रहा है जी। ये सब सर, हम जानना चाहेंगे कि इस वैश्वीकरण के दौर पर हिंदी का क्या स्थिति है विश्व पटल पर। जी जी जी, बिल्कुल आपने बड़ा मेरे दिल की बात कहा। देखिए, मैं ये पढ़ाते समय भी हम लोग बताते हैं कि वैश्विक आज ग्लोबलाइजेशन हुआ है, जो वैश्वीकरण है,
हमने कहा ना कि बिना संपर्क कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए, कोई ना कोई माध्यम तो संपर्क करने का होगा ही होगा। तो विश्व स्तर पर चूंकि हमारे देश के लोग बहुत से सारे देशों में प्रवास कर रहे हैं, पलायन भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो चूंकि यहाँ उनके जेएन में तो हिंदी है, और चूंकि हिंदी भाषी वहाँ उनके परिवार वाले भी लोग हैं, तो इस तरीके से हिंदी का प्रचलन वहाँ भी है। मैं बताऊं आपसे कि अमेरिका, कनाडा, फिजी, सूरीनाम, जो आसपास तो छोड़, जैसे थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, जितने सारे मतलब 45 के से भी ऊपर देशों में मैंने जैसा कि साक्ष्य के आधार पर पाया कि लगभग 45 देशों में जो यूनिवर्सिटियां हैं, विश्वविद्यालय हैं, वहाँ भी ये अपने मतलब हिंदी को, हर एक देश में भारत का एम्बेसी भी है, वो भी दूतावास है, हर जगह उनका दूतावास है। और चूंकि जरूरत भी है, अपने देश को भाई चलाने के लिए तो जरूरत चाहिए होगा ना। और मॉरिशस में आपको बताया कि मॉरिशस जो विश्व हिंदी सचिवालय है, और वहाँ जो है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है आपके मॉरिशस में। और वहाँ तो और आपको बता दो अवध के लोग, अवध का नाम सुना होगा कि राम है ना, तो जो अयोध्या, तो वहाँ से लोग काफी लोग चूंकि वहाँ गए होते। अभी आपने रामायण काल को भी उठाइए, तो रामायण काल में जैसे ये थे, क्या नाम है, सुग्रीव, बाली, है ना, तो ये क्या मतलब वहीं पर्वत पे जो उठा करके फेंक दिए, इस तरह के बाहर रह रहे, वो सब, ये सब जो किंवदंतियां हैं, पौराणिक कहानियां हैं, वो सब इसी के अंतर्गत तो आती हैं ना कहीं ये संपर्क सूत्र है जो आज संस्कृति का वाहक भी है, जैसा कि बात। हाँ, आज के दिन में हम इन सब संस्कृति पे जुड़े हैं, इसीलिए आज ये हाल है हम लोगों का, इस पीढ़ी का। जी बिल्कुल। अरे आप देखिए कि अभी तो जमाना आ गया, देखिए एआई का। अभी एआई का जमाना, कभी क्या करता है एआई, आपको हिंदी में सारे कुछ, मैटर तो है उसके पास, मैटर उठा करके डाल दिया, लेकिन कभी वो हमसे माफी मांग लेता है, कहता है माफ करिए, मैं और कोशिश करता हूँ। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि हमारा हिंदी साहित्य बहुत ब्रॉड है, बहुत विस्तार है उसका, इसलिए वो माफी मांगता हमसे, ऐसा नहीं है। फिर वो क्या करता है, वो दूसरा उठा करके देता है और ऑप्शंस देता रहता है कि कहीं ना कहीं खोज करके लाके वो हमको दे देता है। लेकिन वास्तव में यदि देखा जाए, थोड़ी सा चिंता का विषय भी है। जी, जैसे कि सर हम जानते हैं कि हिंदी भाषा को आर्टिकल 343 के तहत राजभाषा का दर्जा भी मिला है। जी। तो आजकल केंद्रीय कार्यालय में भी हिंदी का बहुत प्रचार प्रसार है। जी। और आगे आने में भी ये हम बहुत सहायक है हिंदी भाषा। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप नई पीढ़ी को क्या बोलना चाहेंगे कि अगर हम हिंदी भाषा को लेकर पढ़ाई करें, आगे आप संभावनाएं क्या है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। और चूंकि लोगों के अंदर भ्रांतियां हैं कि हिंदी पढ़ के क्या करेंगे, जी, लेकिन मैं आपको बताऊं, हिंदी अपार संभावना है। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल से लेके बड़ा तक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जी। पहले तो बच्चा हिंदी यदि पढ़ रहा है तो स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटीज तक उसको शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। पहला तो यही ऑप्शन है। आप समझिए कि कौन ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ हिंदी नहीं पढ़ाई जाती है, कौन ऐसा स्कूल है जहाँ पे हिंदी नहीं पढ़ाई जाती है। हमारे जो 3 क्षेत्र में बटे हुए हैं, क क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र में जो बटा हुआ है, तो आप समझिए क क्षेत्र में लगभग 11 से ज्यादा स्टेट है। अब बताइए कि क्या उसमें हम शिक्षक नहीं बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। अच्छा, ये तो शिक्षक की बात हुई। दूसरा है कि न्यूज़पेपर में संपादक के रूप में, रिपोर्टर के रूप में, अनुवादक के रूप में, टीवी चैनलों में, रेडियो प्रकाशन में, रेडियो के प्रस्तुतिकरण में, यूट्यूब, अब देखिए कि सरकार हर किसी कंटेंट क्रिएटर के तौर पे ये सब सारी चीजें जो क्या है, मतलब है ना, उसमें संभावना, बहुत संभावना, अपार संभावना। यहाँ तक भी मैं आपको और भी इसमें मतलब ये यदि कहना चाहें तो मतलब कुछ नहीं है तो आप कविता करके, कहानी करके,
लेख लिख करके, निबंध लिख करके आप अपने स्किल्स को लोगों के सामने जाहिर कर सकते हैं और आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है हिंदी भाषा के से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और मार्गदर्शन दिए। आज हम चर्चा द्वारा हिंदी साहित्य पर प्रेमचंद, उषा प्रियंवदा, महादेवी वर्मा, कई साहित्यकार को लेकर चर्चा किया। साथ ही हिंदी के प्रचार और प्रसार को लेकर सर ने हमें मार्गदर्शन दिया। आज हिंदी कार्यक्रम इतना ही। आगे भी हम कई सारे विषय को लेकर दूरदर्शन त्रिपुरा के ओर से हिंदी कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।